हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रेस्ट्रेंट। ठीक है, पेपर सेकंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे और इंटरव्यू में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ठीक है, जुडिशियरी से संबंध में कोई भी सवाल आएगा वहाँ पर आप इनका प्रयोग कर सकते हो। अगर हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें, मेनली PIL के बारे में, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि PIL एक ऐसा कदम था जिसके माध्यम से अब कोई भी वंचित वर्ग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जा सकता था। इसके पहले क्या था, ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट मात्र अमीरों के लिए है। तो कह सकते हैं PIL ने क्या किया, PIL ने ऐसा कल्चर बदला कि अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मात्र अमीरों के लिए न रह के अब गरीबों के लिए भी एक संस्था बन चुका था। अर्थात अब गरीब भी न्याय तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते थे। तो हम लोगों को इसको लिए समझना होगा सबसे पहले कि भाई PIL है क्या। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि PIL क्या है। देखिए, PIL को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि अगर कुछ ये नया है तो इसके पहले क्या था, है ना। PIL, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नया कदम है। तो भाई अगर ये कोई एक नई शुरुआत है तो इसके पहले क्या था। अगर हम पहले की चीज़ समझ लेंगे तभी हमें नया समझ में आएगा। तो देखिए, पहले क्या होता था कि ये कोर्ट है, मान लीजिए, ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और यदि इस व्यक्ति के किसी भी तरह के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो चाहे कानूनी अधिकार हो, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, चाहे विधिक अधिकार हो, मानव अधिकार हो, यदि कोई भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये कोर्ट जाएगा। और कोर्ट क्या लेगा, कोर्ट लेगा जुडिशियल एक्शन, है ना। भाई एक्शन ही तो लेता है, वो निर्णय देता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्शन। और उसके द्वारा क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ठीक, अर्थात न्याय तक उसकी पहुंच सुनिश्चित होगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था। वो सिद्धांत ये था कि जिस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, अर्थात जिस व्यक्ति के हित प्रभावित हो रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। कोई तीसरा पक्ष नहीं जा सकता, है ना, समझ रहे, कोई तीसरा पक्ष नहीं जा सकता। केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके साथ गलत हो रहा है। एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि यदि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं तो कोर्ट जा सकता हूं, मैं न्याय की मांग कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे गांव में किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो वो व्यक्ति के बदले मैं नहीं जा सकता था, उसी व्यक्ति को जाना पड़ेगा। अगर मैं जाता और केस करता तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते और न्याय नहीं मिलता। ये था न्याय का परंपरागत सिद्धांत, है ना। ट्रेडिशनल मॉडल यही था न्याय का कि जिस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है वही व्यक्ति कोर्ट में जाए, अर्थात जिस व्यक्ति के हित प्रभावित हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। व्यक्तिगत हितों के लिए ही आप जा सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि मान लो आपके गांव में ऐसे लोग रह रहे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, तो क्या उनके साथ अगर गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जा सकेंगे? शायद कभी नहीं जा सकेंगे, है ना। अब भाई इतना बड़ा वकील कौन करेगा, वकील की बात छोड़िए, दिल्ली तक जा ही नहीं पाएंगे, या कहिए इलाहाबाद तक नहीं आ पाएंगे, या अन्य जो हाई कोर्ट वहां नहीं जा पाएंगे। तो पहली बात, क्या आर्थिक क्षमता के अभाव में नहीं जा सकते। फिर दूसरी बात, मान लीजिए कि आप जिधर रह रहे हैं वहां पर हजारों बच्चों के साथ गलत हो रहा है। आप देखते हो कि सड़क किनारे जो बच्चे भीख मांगते हैं वो एक प्रकार से क्या गलत है, गैर कानूनी है, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन वो बच्चे जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। क्यों? उन्हें पता ही नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा समुदाय, वह वंचित समुदाय, जिस वंचित समुदाय को सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत है, वो तो कभी कोर्ट पहुंचेगा ही नहीं, है ना। और चूंकि वो कोर्ट नहीं जाएगा तो उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्याय तो उसी को मिलना है जिसके साथ गलत हो रहा है वही जाए। ये सिद्धांत था न्याय का, है ना। लोकस स्टैंडाई सिद्धांत इसे कहते हैं। तो इस सिद्धांत को अगर आप मानते तो क्या कभी कोर्ट में ये वर्ग को न्याय मिलता? कभी नहीं मिलता। तो आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो न्याय की मूर्ति बना के स्थापित किया गया है, तो क्या ये अपने दायित्वों की पूर्ति कर पाता है एक लोकतांत्रिक देश में? एक लोकतांत्रिक देश जहां पर उम्मीद की जाती है कि सभी लोग समान हैं, अर्थात हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि उस वंचित समुदाय को न्याय मिलेगा जिसको न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा अगर न्याय का यही परंपरागत सिद्धांत रहता।
है ना। अर्थात न्याय केवल अमीरों के लिए रह जाता, न्याय केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए रह जाता, उन व्यक्तियों को कभी न्याय नहीं मिलता जो शायद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा नहीं सकते थे। तो इसी चीज में बदलाव हुआ। अब आप समझिएगा मेन टर्निंग पॉइंट क्या है। मेन टर्निंग पॉइंट है वही लोकस स्टेंडाई, अर्थात जिस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है वही कोर्ट जा सकता है। अगर हम इस सिद्धांत को खत्म कर दें और अब यह आ जाए कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है यदि उसे लगता है कि वो एक बहुत बड़े समुदाय के हितों की सुरक्षा कर रहा है ना। अर्थात मुझे लगे कि मैं अपने गांव के सभी मजदूरों के लिए कोर्ट जा सकता हूं क्योंकि इन मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही जितनी की कानून में लिखी है ना। मान लो मेरे गांव के मनरेगा के तहत जितने भी मजदूर हैं उनको मात्र 70 रुपए 80 रुपए मिल रहा है, ठीक है, 70 या 80। और आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है ना, आप तो तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि क्या 202 रुपए से कम नहीं मिलना चाहिए। अर्थात ये क्या है, गैर कानूनी है। पर चूंकि वो मनरेगा के मजदूरों के पास कोई समझ नहीं है और वो कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक। अगर मान लीजिए न्याय का परंपरागत सिद्धांत होता तो शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट जा नहीं सकते और कोर्ट में वही लोगों को न्याय मिलेगा जो कोर्ट आएंगे। लेकिन और इसके बाद सुनिए कि यदि मैं चला जाऊं उनके बदली कोर्ट, तो अगर मैं जाऊं तो कैंसिल कर दिया जाता कि भाई तुम कौन हो, तुम तीसरे पक्ष हो, तुम्हारा हित कोई प्रभावित नहीं हो रहा। जब तुम्हारा कोई हित नहीं प्रभावित हो रहा तो भाई तुम क्यों जा रहे हो, है ना। इससे अच्छा तुम घर बैठो, ज्यादा नेता मत बनो। लेकिन यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने 1976-77 के समय बदल दिया और उस समय नया सिद्धांत दिया कि अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित के लिए, मेरी बात समझिए रही आप समझिएगा, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या एनजीओ, कोई भी संस्था, अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था सार्वजनिक हित के लिए, ठीक। अब मेरा बात समझिएगा, ये मेन शब्द है सार्वजनिक हित, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अब सार्वजनिक हित के लिए क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है, ठीक है, और उसको स्वीकार भी किया जाएगा और उसके संबंध में ठीक, और उसके कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और उसके संबंध में क्या होगा, निर्णय भी दिया जाएगा, है ना, जिसी को जो हम बोलते हैं जुडिशियल एक्शन। तो मेरी बात समझ में आई क्या हुआ। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनजीओ जिसका हित भी ना प्रभावित हो रहा हो, वो व्यक्ति किसी अन्य सार्वजनिक हित के लिए याचिका दायर कर सकता है और उस याचिका को स्वीकार करना पड़ेगा और उस पर जो एक्शन लिया जाएगा उसको हम जुडिशियल एक्शन बोलेंगे, अर्थात उस पर निर्णय भी लेना होगा। तो यही सब है जो परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया से अलग था, है ना। परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया से अलग है और इसी को हम बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। मेरी बात समझ में आई। अर्थात सार्वजनिक हित के लिए जुडिशियल एक्शन लिया जा रहा है अब, और इसमें वो व्यक्ति केस कर रहा है, वो संस्था केस कर रही है जिसका कोई हित नहीं है। अब मैं भी जाके केस कर सकता हूं, किसके लिए, अपने गांव के मजदूरों के लिए, और उसको क्या कहा जाएगा, उसको स्वीकार करते समय सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना। और बात छोड़िए, मैं एक पोस्ट कार्ड में लिख कर भी भेज सकता हूं, एक लेटर में, पोस्ट कार्ड में, ठीक है, शिकायत करके भेज सकता हूं कि मेरे कानून उल्लंघन हो रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। और कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये कहेगा कि ये PIL है। PIL मतलब समझ गया ना, सार्वजनिक हित के लिए जुडिशियल एक्शन, है ना, सार्वजनिक हित के लिए जुडिशियल एक्शन, जिसमें परंपरागत न्यायिक नियमों को बदल दिया गया, है ना। तो कोई एक लेटर भेज सकता है या कहो मेल कर सकता है ना, आज के समय मेल कर दे मान लो तो भी, या ये कहिए, और बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज को अगर लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो खुद से एक्शन ले लेंगे, सो मोटो, अर्थात अपने आप एक्शन ले लेंगे, कोई शिकायत करने भी ना जाए। तो ये भी क्या है, PIL। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, PIL एक बड़ा व्यापक वर्ड है जिसमें सार्वजनिक हित के लिए जुडिशियल एक्शन लेते हैं, है ना। लिटिगेशन का मतलब ही होता है जुडिशियल एक्शन, और पूरा वर्ड ही समझ में आ गया होगा आपको, पब्लिक इंटरेस्ट जुडिशियल एक्शन, है ना, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मेरी बात समझ में आ गई, जब कोर्ट अपने परंपरागत न्यायिक नियमों को नहीं मानता और सार्वजनिक हित के लिए अपने नियमों को उदार कर देता है, ठीक है, खुद को उदार बनाता है ताकि सभी को न्याय मिल सके, है ना।
क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बना ही गए न्याय देने को। यदि वो मान लीजिए ऐसे न्याय के नियमों को पालन करे जिससे लोग न्याय से वंचित रह जाएंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का उद्देश्य ही ना पूरा होगा, है ना। जिस उद्देश्य से हमने इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, इतना विश्वास लोगों ने किया, तो शायद उनका विश्वास भी खत्म होता चला जाता लोगों का। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा PIL क्या है ना। अब आपको ये बता दूं कि PIL में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक तो है, ठीक है, जस्टिस VR कृष्णन अय्यर, है ना। फिर दूसरे जस्टिस PN भगवती, और तीसरी है कपिला मैम, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि 1976-77 के समय यही 2 जज थे जिन्होंने पुरानी जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसको खत्म करते हुए, मतलब वो नियम तो उसको तोड़ते हुए नवाचार किया, जुडिशियल इनोवेशन किया, और कहा कि अब कोई तीसरा आदमी भी अगर लेके आएगा याचिका तो हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्याय देना है। अर्थात यही वो 2 शख्स हैं जिन्होंने एक ब्रॉडर सेंस में जुडिशियरी के जो नियम है उसको समझा, है ना। इन्होंने कहा कि भाई न्यायपालिका का काम न्याय देना है ना। उसके लिए अगर उसको अपने नियम उदार करने चाहिए तो कर सकता है। तो यही दोनों शख्स हैं जिन्होंने PIL का इनोवेट किया, अर्थात PIL नामक एक नई मैकेनिज्म बनाई जिसके द्वारा अब वंचित समुदायों को भी न्याय मिलने लगा। मेरी बात समझ में आ रही? ये PT में बहुत पूछा जा चुका है, ठीक है, कि PIL किसकी देन है, तो PN भगवती जी अगर ऑप्शन में तो वो है, VR कृष्णन अय्यर है तो उनका भी आप नाम ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों हैं। अब ये कौन है? कपिला मैम, ठीक है, कमला हिंगोरानी, ये एक वकील हैं और इन्होंने ही पहली बार केस किया था। किनके लिए? बिहार में कुछ ऐसे कैदी थे जो लंबे समय से जेल में बंद थे, जिनको अगर सजा मिल भी जाती ना तो शायद पहले मुक्त हो जाते, है ना। अब आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने चोरी की और चोरी करने में 5 साल मान लीजिए सजा मिल सकती है। मान लीजिए चोरी करने में 5 साल सजा मिल सकती है। मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक। अब इस व्यक्ति को केवल 5 साल सजा मैक्सिमम मिल सकती थी यदि अगर कोर्ट निर्णय दे देता। भाई जिस धारा के तहत इस पे आरोप लगाए गए होंगे तो उस धारा में 5 साल की मैक्सिमम सजा थी। तो मान लो इसको 5 साल बस की सजा मिलती, लेकिन पता चला ये व्यक्ति 10 साल से 10 साल से जेल में बंद है और इसके संदर्भ में अभी कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि ये जितनी सजा पा सकता था उससे कई ज्यादा सजा पा चुका है, कई ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। तो आपको लग रहा है कि क्या ये न्याय है? नहीं, ये तो और अन्याय है ना। अब एक बात तो आपने सुना होगा कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता, न्याय तुरंत मिलना चाहिए, है ना। तो इस व्यक्ति ने तो और क्या हुआ, इस व्यक्ति के साथ तो और गलत हो गया, अन्याय हो गया, है ना। तो इस तरह करीब 40,000 कैदियों को मुक्त कराया था कपिला मैम ने PIL दायर करके। चूंकि ये कैदी थे, कैदी जा नहीं सकते थे, तो कैदी के संदर्भ में कौन गया? कैदी के संदर्भ में खुद कपिला मैम ने केस किया, ठीक। तो इस तरह आपको समझ में आया PIL क्या था और कहां से शुरू हुआ। इसीलिए कपिला मैम को मदर ऑफ PIL बोलते हैं, ठीक है। और यही केवल एक ऐसी महिला वकील है जिनका सुप्रीम कोर्ट में फोटो भी लगी है, मतलब इनको बहुत महत्व मिला बाद में, ठीक। तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी अभी तक कि कौन PIL को जनक है। PIL में इन 2 जजों ने रोल प्ले किया, इन्होंने शुरुआत की। अब चलिए आगे चलते हैं कि PIL के संबंध में क्या नियम है। अब चूंकि PIL जैसी एक अवधारणा विकसित हो रही थी, है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कुछ मजदूरों का, है ना। उस समय एशियन गेम होने थे, उन मजदूरों के साथ शोषण हो रहा था, उनको पर्याप्त सैलरी नहीं दी जा रही थी जितनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, तो उनके संदर्भ में भी एक केस गया था। तो वो वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप समझिए कि PIL समझने के पहले एक चीज और बता दूं, ठीक है, कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 क्या है ना, और आर्टिकल 226 क्या है। ये दोनों आर्टिकल है जिसके तहत कहा जा सकता है यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, है ना, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? इन 2 आर्टिकल के थ्रू, है ना।
इसमें क्या था, इसमें यह था कि यदि किसी व्यक्ति के अपना हित प्रभावित हो रहा है, अर्थात उसका व्यक्तिगत हित का नुकसान हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये आपको पता है। अब क्या हुआ, इसमें क्या सुधार हो सकता है पीआईएल के बाद, आप समझिए। अब पीआईएल के बाद क्या हो गया, पहले तो परंपरागत नियम था कि जिस व्यक्ति का उल्लंघन हो रहा वही व्यक्ति जाए। अब इसमें क्या हो सकता है, अब कोई तीसरा व्यक्ति भी इन दो आर्टिकल का प्रयोग करके कई लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि जो कई सारे कैदी बंद थे उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है ना, लेकिन चूंकि आर्टिकल 32 और 226 के तहत अगर पुरानी प्रक्रियाओं को फॉलो करें तो उसी को जाना पड़ता, कैदी को जाना पड़ता कोर्ट। कैदी तो कोर्ट जा नहीं सकता था, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, जो कपिला मैम का नाम लिया, उन्होंने इसी दो आर्टिकल का यूज करते हुए क्या कहा कि जेल में बंद कैदियों का मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और तुरंत एक्शन लिया, है ना। तो यही दो, अब क्या होगा, अब इन दो का प्रयोग वंचित समुदाय के लिए होगा, ऐसे समुदाय के लिए भी हो सकता है जो खुद के लिए केस नहीं लड़ सकते थे। तो आप समझ रहे हैं ना, इन दो आर्टिकल का कैसे प्रयोग बढ़ गया, इन दोनों आर्टिकल का महत्व कैसे बढ़ गया। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि पीआईएल के तहत कोई आदमी पोस्ट कार्ड या मेल भी कर देगा ना, तो भी जज उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर जजों को लगे कि वो सही है ना। इसमें क्या है, पहली बार देखेंगे जज क्या वो जो याचिका की गई है वो याचिका कोई फ्रॉड तो नहीं है ना। कई बार क्या होता है ना कि लोग फेमस होने के लिए भी कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक पीआईएल को इसीलिए कहते हैं पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात कई लोग खुद को फेमस करने के लिए भी केस कर सकते हैं। तो ये देखेगा सुप्रीम कोर्ट कि कहीं कोई काम किसी ने खुद को फेमस होने के लिए तो नहीं किया, अर्थात उसका सार्वजनिक हित से कोई महत्व ना हो, वो केवल दिख रहा है कि सार्वजनिक हित के लिए है, पर वास्तविक रूप से क्या है, वो वास्तविक रूप से कोई व्यक्ति हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक हितों के लिए पीआईएल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेरी विरोधी कंपनी है, वो कहीं पर फैक्ट्री लगा रही है और मैं चला जाऊं किसके नाम पर, कि पॉल्यूशन के नाम पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं कि सर देखिए वहां पर पॉल्यूशन बहुत होगा इस कंपनी से, इसलिए उसको रोक दो। आप बताओ यहां वास्तविक रूप से किसका हित है, पर्यावरण का हित है कि मेरा कंपनी का हित था, है ना। मैंने क्यों केस किया, मैंने इसलिए केस किया क्योंकि मैं अपने विरोधी की कंपनी बंद कराना चाहता था, लेकिन दिखाया क्या कि मैं भैया सबके पर्यावरण के लिए चिंता कर रहा हूं। तो ये भी देखिए, तो इस तरह आप समझिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या ये सार्वजनिक हित वास्तविक है, यदि उसे लगता है वास्तविक है तो एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें देखिए जो आदमी प्रभावित हो रहा है उसको आने की जरूरत नहीं है, वो लेटर भी भेज सकता है या उसके बदले में कोई एनजीओ या कोई व्यक्ति दूसरा भी जा सकता है। तो इस तरह आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि पीआईएल क्या होता है, ठीक है। पीआईएल के संदर्भ में जब ये हुआ कि अब पीआईएल नामक एक नवाचार आया, तो ये हुआ कि कुछ नियम बना दिए जाएं ताकि उसी नियम के आधार पे काम हो, है ना। ऐसे ना हो कि अव्यवस्थित हो, अव्यवस्थित होगा तो फिर चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए पीएन भगवती जी ने, उस समय जो पीएन भगवती जी थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण केस में, ठीक है, देखिए जस्टिस पीएन भगवती जी ने एसपी गुप्ता केस में, एसपी गुप्ता केस में नियम बना दिया, है ना। और उन्होंने क्या किया, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, है ना, कि कैसे कैसे पीआईएल के संदर्भ में कार्य किया जाएगा। इसी के तहत उन्होंने बताया कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित के लिए याचिका कर सकता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जिसके संदर्भ में केस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहां समझिएगा क्या लिखा है, यहां लिखा है नो पिटीशन इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स एंड पर्सनल मैटर्स शैल बी इंटरटेन्ड एज पीआईएल, है ना। अर्थात ऐसी कोई भी याचिका जो सार्वजनिक हित के लिए है, अर्थात ऐसी कोई भी याचिका जो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, है ना। दोनों का एक ही मतलब है ना, जो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है या जो सार्वजनिक हित के लिए है, ठीक है, उसको पीआईएल के तौर पर इंटरटेन किया जाएगा, अर्थात उसको पीआईएल समझा जाएगा। अब इसके अंतर्गत आप किस किस मैटर को ला सकते हैं, क्योंकि पता था कि पीआईएल का गलत यूज होने लगा, पीआईएल का गलत यूज हो सकता है, इसलिए नियम बनाया कि देखो बॉन्डेड लेबर
मैटर्स, अर्थात बंधुआ मजदूर के संदर्भ में आप PIL कर सकते हो। पता ही है भाई ये बंधुआ है तो जा नहीं सकते, इनके संदर्भ में कह सकते हो। फिर जो बच्चे लापरवाही का शिकार हो रहे हैं, है ना, जिन बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, उन बच्चों के लिए भी आप PIL कर सकते हो। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज, ठीक है, न्यूनतम अगर किसी को मजदूरी नहीं मिल रही तो उनके संदर्भ में भी आप PIL कर सकते हो। देखिए ये सब वंचित समुदाय है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हीं के लिए आप PIL कर सकते हो। अब अंबानी थोड़ी PIL कर देंगे कि हमारी कंपनी नहीं लग रही, जिसके कारण बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि मेरी कंपनी नहीं लग रही इसलिए सार्वजनिक हित का नुकसान होगा, क्योंकि रोजगार नहीं बहुत लोगों को मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो इसी के लिए क्या किया, इसी के लिए नियम बना दिया। ठीक है, जैसे पिटीशन फ्रॉम जेल्स कंप्लेनिंग ऑफ हैरासमेंट, है ना, ऐसी याचिका भी स्वीकार की जाएंगी जो जेल में हैरासमेंट होने के संबंध में होगी। आपने पता ही होगा कि जेल में भी बहुत बार हैरासमेंट होता है ना। हाल ही के समय में लॉकडाउन के टाइम तमिलनाडु में जयराम और बेनिक्स की घटना आपने सुना होगा कि जिसमें जेल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, या आप और भी एस्पेक्ट देखो इसके क्या है, पिटीशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर ए केस हैरासमेंट। ठीक है, अर्थात ऐसे मामलों में भी PIL दायर की जा सकती है जहां पर पुलिस के द्वारा शोषण किया जा रहा हो। यह सब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है स्पेसिफिक UPSC में कि किन किन मामलों में PIL दायर की जा सकती है, क्योंकि आप एक सामान्य जागरूक नागरिक हो और चूंकि वो सामान्य अध्ययन का पेपर है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, और भी क्या मैटर है, जैसे एट्रोसिटी ऑन वुमेन, है ना, यदि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या ब्राइड दुल्हन के साथ गलत हो रहा है, जैसे दहेज केस, ठीक है, उनके संबंध में भी आप PIL कर सकते हो। रेप के संबंध में तो ये समझ में आया सुप्रीम कोर्ट को कि चूंकि महिलाएं भी वंचित होती हैं, है ना, उनको उतना ज्यादा छूट नहीं हो सकती आ सके, इसलिए उनके बदले कोई और भी आ सकता है। ठीक है, पिटीशन कंप्लेनिंग ऑफ हैरासमेंट और टॉर्चर ऑफ विलेजर्स। ठीक है, अर्थात गांव में यदि मान लीजिए किसी समुदाय का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है तो उसके बदले भी आप जा सकते हो, है ना। तो इस तरह PN भगवती जी ने, है ना, एक पूरा लिस्ट बनाई और कहा कि ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह स्पष्ट कर दिया कि ये भी कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, पिटिशनर फ्रॉम राइट विक्टिम। ठीक है, कि कहीं दंगा हुआ, दंगे में जो लोग थे वो विक्टिम हो चुके हैं, अर्थात उनके साथ गलत हुआ है, उनके बदले भी कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, फैमिली पेंशन के लिए भी जाया जा सकता है, तो और भी है। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए भी आप जा सकते हो। तो ये कई ऐसे इशू, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप किन किन मामलों में कोर्ट में PIL कर सकते हो। और याद रखिएगा PIL सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों में हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि किस किस मामलों में आप PIL नहीं कर सकते। ठीक है, ये मामले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा जा रहा हूं। ठीक है, इन मामलों में स्पष्ट कर दिया कि PIL दायर नहीं की जा सकती। ठीक, देख लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब इन मैटर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं है ज्यादा। ठीक है, जैसे देख लीजिए क्या है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, है ना, मकान मालिक और किराएदार से संबंधित विवाद। आपको पता है कि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें व्यक्ति खुद केस लड़ सकता है, उसके बदले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा, है ना। और याद रखिएगा जो PIL होता है ना, उसकी फीस बहुत कम होती है ना। क्यों कम होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय आसानी से मिल सके। ठीक है, इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि देखिए जो मैंने अभी पहले वाली लिस्ट बनाई थी उसमें बताया था जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ आप PIL कर सकते हो, लेकिन अन्य ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो राज्य के, उसके खिलाफ आप PIL नहीं कर सकते। ये सब क्यों किया, ताकि लोग PIL के नाम पे न्यायिक प्रक्रियाओं का गलत प्रयोग ना करने लगे, है ना। अर्थात लोग छोटे छोटे मुद्दों को लेकर ना आने लगे, है ना, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य काम भी तो हैं। ठीक, इस तरह पूरा आपने ये चीज देखी होगी। ऐसे मामलों में भी PIL नहीं की जा सकती जो हियरिंग के दौरान है, अर्थात जिसमें केस चल रहा है, वरना फिर क्या होगा, जिसका पेंडिंग है सब चले जाएंगे PIL के नाम पर। ठीक है, तो इन सबको क्या किया, रोक दिया। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि PIL का जो मूल उद्देश्य है सार्वजनिक हित की रक्षा करना वही रहे, ऐसा ना हो कि अपने मूल उद्देश्य से ये भटक जाए, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य सार्वजनिक हित और वह बहुत बड़े वंचित समुदाय का हित का सुनिश्चित करना। मेरी बात समझ आई। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने
एक नया नवाचार किया और नवाचार के तहत सामुदायिक हितों को या सार्वजनिक हितों की रक्षा की। अब आपको ये पता होगा कि जो जुडिशियल है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने अपने नियमों को बदल लिया और क्या करने लगा, अब वो सक्रिय हो गया। पहले क्या रहता था, पहले इंतजार करता था कि उसके पास कोई आए शिकायत करे, मेरी बात समझ आ रही, तभी वो एक्शन लेता था। साथ में ये भी था कि जिस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा हो वही आके शिकायत करे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जाके शिकायत कर सकता है या वो खुद से भी शिकायत एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसे कहीं लगता है कि गलत हो रहा है तो खुद से जाके एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अब बहुत सक्रिय हो गया। इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, अर्थात न्यायिक सक्रियता। इसी को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। क्यों? क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा न्यायिक रूप से सक्रिय हो गया, है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये सही है कि गलत। तो देखिए, अब हुआ तो पीआईएल के दौरान ही था, क्योंकि पीआईएल ने ही एक प्रकार से क्या हुआ, उसको ज्यादा सक्रिय कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन बहुत जल्दी लेने लगा, है ना। तो इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत में न्यायिक सक्रियता आई क्यों, अगर आई तो या गलत है या सही, ये क्लियर करना होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं भारत में न्यायिक सक्रियता आई क्यों, है ना। तो देखिए, न्यायिक सक्रियता आने का सबसे मेन कारण है भारत में क्या, है ना, इसी को बोलते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पीआईएल। क्योंकि पीआईएल क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक पार्ट है ना। तो देखिए क्यों कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है जुडिशियल इतना क्यों सक्रिय हो गई कि भाई उसको बड़े बड़े निर्णय लेने पड़े पीआईएल के दौरान। क्योंकि भारत में जो संविधान है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सभी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, है ना। संविधान ने आर्टिकल 39 से देखिए आप, उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि समुदाय के सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए। अर्थात जो भारतीय संविधान है वो सबके लिए न्यायिक संरक्षण की बात कर रहा है। तो कह सकते हो कि भारत में संविधान ने ही न्यायिक जिम्मेदारी दे रखी है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। इस कारण हमारी जुडिशरी एक्टिव हो गई, क्योंकि उसको कहां से, उसको लगा कि उसे संविधान के दायित्वों को पूरा करना चाहिए, है ना। तो आप कह सकते हो कि भारत की जो संवैधानिक संरचना है उसी ने जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको प्रमोट किया। एक उदाहरण आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, या कह सकते हो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, है ना, या जो लेजिस्लेचर था वो इतना वीक हो रहा था, अर्थात वो काम ही नहीं कर रहा था अच्छे से। जब वो काम नहीं करेगा तो क्या लोगों के साथ गलत होगा, फिर उसके बल्कि किसको काम करना पड़ेगा, उसके बल्कि काम करना पड़ेगा जुडिशियरी को। आपको पता है कि स्टेट के 3 अंग होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशियरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव। तीनों का काम होता है मानव के लिए न्याय उपलब्ध कराना, है ना। न्याय का संकीर्ण मतलब मत सोचिएगा कि केस करने के बाद ही न्याय मिलता है, ठीक। तो तीनों का काम है न्याय। तीनों के लिए, तीनों का क्या उद्देश्य है, नागरिकों का कल्याण करना, यही है ना। चूंकि 2 संस्थाएं, जो लेजिस्लेचर था और जो एग्जीक्यूटिव था, वो क्या था, वो थोड़ी थोड़ी आलस कर रहा था, मतलब आलस समझ लीजिए, इसलिए व्यवहारिक भाषा में वो धीमापन कर रहा था काम करने में, है ना। आप देखिए 1980 के समय में क्या था, 1980 के समय में व्यापक भ्रष्टाचार था, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, इस कारण न्यायपालिका को ऐसा लगा कि जब 2 अंग काम नहीं कर रहा तो हम ही को काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रमुख कारण है जो न्यायिक रूप सक्रियता बढ़ी, अर्थात जो पीआईएल बढ़ा, वो क्यों, यही कारण है। एक तो 2 ऑर्गन धीमे काम कर रहे थे, साथ में जो हमारी संवैधानिक संरचना है वो क्या करती है, वो ऐसे प्रावधान करती है कि भाई न्यायिक पूर्ति होनी चाहिए, है ना। एक और भी कारण है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक एडीएम जबलपुर केस हुआ था, एडीएम जबलपुर केस, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत आलोचनाएं सहनी पड़ी, है ना। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास गए और मतलब कोर्ट में गए और कहा कि 75 के समय लोगों का मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था जबरदस्ती। तो इस केस के तहत ही लोग गए और कहा कि भाई हमें जेल से बचाया जाए, हमारा आर्टिकल 21 को क्या किया जाए, बचाया जाए। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि इमरजेंसी के दौरान आपको हम कुछ मदद नहीं कर सकते, अर्थात आपका अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने की जो शक्ति थी वो
निलंबित है ना। अब आर्टिकल 32 के तहत क्या है, यही है ना, हमारे पास एक पावर है जिसके द्वारा हम अपने मूल अधिकारों को बचा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें कोर्ट ने सीधे मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात लोगों को जो इस पे भरोसा था कोर्ट में, वो क्या हुआ, टूट गया। और इसी भरोसे के टूटने के कारण न्यायपालिका की आलोचना होने लगी कि जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम चुप रह गए, है ना। तो ये भी एक धब्बा लगा था, तो उसको भी शायद ख़त्म करना चाह रहे थे। इसीलिए देखिए 1975 के धब्बे को ख़त्म करने के लिए 1980 के समय न्यायिक सक्रियता बढ़ी। तो समझ में आया जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जब न्यायपालिका तेज़ी से काम करने लगी और अपने परंपरागत नियमों को ख़त्म कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सके, और खुद को क्या किया, सक्रिय किया। अब सुओ मोटो अर्थात खुद से भी एक्शन लेने लगी, कोई जाए या ना जाए। साथ में ऐसे ऐसे निर्णय देती थी ना कि उसका प्रभाव बहुत बड़े समुदाय में होता था। जैसे एक विशाखा केस है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि कोर्ट में गए और ये कोर्ट में डिमांड की गई कि महिलाओं की कार्यस्थल में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बना दिए, कुछ प्रावधान बना दिए कि जब तक संसद कानून नहीं बना रही तो यही नियम मान्य होंगे, अर्थात सबको इनको मानना होगा। और इन नियमों के तहत महिलाओं को कार्यस्थल में सुरक्षा प्रदान करनी होगी। अब इसको आप देखिए और समझिए कि जो काम नियम बनाने का संसद का था, कानून बनाने का संसद का था, वो काम किसने किया, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ठीक है। और देखिए एक आर्टिकल 142 है, ठीक, 142 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया है कि वो कोई भी कदम उठा सकती है जिसका उद्देश्य पूर्ण न्याय करना है। इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी का यूज करते हुए विशाखा गाइडलाइन जारी कर दी, है ना। और ये भी एक PIL के तहत किया गया था। और इसके तहत क्या किया, उसने वो काम कर दिया जो काम संसद कर सकती थी, संसद करती, ठीक। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो कैसे जुडिशियरी जो अपनी है, जुडिशियरी है, वो इतनी एक्टिव हो गई कि वो दूसरे के क्षेत्रों का भी काम करने लगी। तो एक तरफ तो ये काम अच्छा लग रहा है अब आपको, है ना। तो कह सकते हो कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म था वो क्या था, जिसमें न्यायपालिका सक्रिय हो गई और वह न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश करने लगी। और PIL आप इसके लिए देख ही रहे हो कि PIL इसका एक टूल था। तो क्या ये अच्छा है? हाँ, कई मामलों में ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत से वंचित समुदायों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित कर दी, है ना। अब लोगों को जल्दी न्याय मिलने लगा और ऐसे समुदाय को भी न्याय मिलने लगा जो समुदाय के पास कोई उम्मीद नहीं थी न्याय की। तो इस तरह तो ये अच्छा है, पर ये एक संदर्भ में बुरा भी है। आइए अब चर्चा करते हैं बुरा क्यों है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, या PIL बताया, ठीक, जिसमें क्या न्यायपालिका बहुत तेजी से काम कर रही थी, है ना। लेकिन अभी क्या काम कर रही थी, जो न्यायपालिका के काम थे वही कर रही थी। लेकिन न्यायपालिका को यह नहीं पता चला कि कब वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के काम करने लगी, अर्थात खुद नियम और कानून भी बनाने लगी। यही बात समझ आ रही। तो जब एक्टिविज्म तो था, ठीक है, लेकिन आप अपना काम करो, लेकिन जब आप अपनी सीमा को क्रॉस कर जाओगे और दूसरे के कार्य क्षेत्र का काम करने लगोगे तब अच्छी बात नहीं है ना। और इसी को कहा गया, जब वो दूसरे के कार्य क्षेत्र के काम करने लगी तो इसी को कहा गया जुडिशियल ओवररीच, यदि न्यायिक अति सक्रियता, ठीक है। यहां क्या है, यहां पर न्यायपालिका अपने काम को छोड़कर कार्यपालिका व विधायिका के काम करने लगी। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण अभी दिया विशाखा गाइडलाइन का, आप देखिए कई तरह के काम करने लगी। जैसे पटाखे कितने बजे के बाद नहीं छुटाए जाएंगे, कौन से वाहन चलेंगे, कौन से वाहन नहीं चलेंगे, है ना। तो कई तरह के नियम बनाने लगी। अब जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, और लोकतंत्र में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। क्यों? क्योंकि संसद ही तो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब आप बात समझिएगा, भारत में आप ये बताइए हर 5 साल में जो चुनाव होता है उस चुनाव में जनता के सामने कौन जाता है, जनता को जवाब कौन देता है, सांसद और विधायक देते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने उनको कानून बनाने के लिए ही भेजा है ना। और यही लोकतंत्र की क्या है सुंदरता है कि जो कानून बना रहे हैं वो क्या है, जनता के प्रति जवाबदेह हैं,
और जवाबदेह कौन होता है? जवाब कौन देता है? जवाब सेवक देता है कि शासक देता है? जवाब हमेशा सेवक देते हैं, लेता कौन है? शासक। और चूंकि जनता कौन है? जनता जवाब ले रही है, अर्थात जनता शासक है और सांसद या विधायक सेवक है। ये समझ में आया? लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कानून कौन बनाने लगा? अब कानून मतलब पूरी तरह से नहीं, एक प्रकार से अब कानून जुडिशियरी बनाने लगी, वो खुद नियम बना देती थी, है ना। जैसे एक SC/ST के एक्ट में क्या किया, उसने खुद ही प्रावधान डिसाइड कर दिए, है ना। इसी तरह उसने 498A में क्या किया, खुद ही सुधार कर दिया। ये कई ऐसे केस हैं जिसके तहत इन्होंने ये किया था। तो ये सब क्या है? ये सब देखिए कि जुडिशियरी वो काम कर रही है जो संसद का काम है, जबकि एक लोकतांत्रिक देश में ये पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जनता सबसे प्रमुख होती है और वही कानून बना सकता है जो जनता के प्रति जवाबदेह है, और जनता के प्रति जवाबदेह संसद है, ना कि न्यायपालिका। जबकि अब कानून कौन बना रहा है? वो न्यायपालिका बना रही है, जबकि न्यायपालिका का जनता से कोई संबंध नहीं है। तो एक प्रकार से आप ये देखिए, ये तानाशाही टाइप की प्रवृत्ति नहीं हो गई? तानाशाही अर्थात जो राजा होता है उसको भी जवाब नहीं देना होता किसी से, उसका जो मन होता है वो करता है, और वही क्या है? वही न्यायपालिका टाइप का है। तो न्यायपालिका जब जनता के प्रति जवाब दे नहीं है तो कैसे नियम बना सकती है वो, है ना। अर्थात न्यायिक अतिसक्रियता क्या हुआ? लोकतंत्र की भावना को नुकसान पहुंचाने लगा। या आप ये भी कह सकते हो, मैंने कई बार पढ़ाया, सेपरेशन ऑफ पावर। न्यायिक अतिसक्रियता क्या करने लगा? सेपरेशन ऑफ पावर के नियम को कमजोर करने लगा, जिसके तहत क्या होता है कि राज्य के 3 अंग होते हैं, तीनों अंग के काम डिसाइड होते हैं और कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। पर आप देखिए कि जब न्यायिक पालिका अति रूप से सक्रिय हो गई और कार्यपालिका व विधायिका के काम करने लगी, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है? कहीं ना कहीं वो सेपरेशन ऑफ पावर का खंडन कर रही है, और जो एक तानाशाही की प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि न्यायिक सक्रियता क्या थी और वो कब न्यायिक अतिसक्रियता आ गई पता नहीं चला, और उसका बहुत नुकसान होने लगा, है ना। इसी संदर्भ में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं न्यायिक संयम, ठीक है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट अर्थात न्यायिक संयम। इसका क्या था? इसका यह कहना था, न्यायिक संयम मतलब कि भैया जुडिशियरी अपने आप को समझे और अपनी लिमिट को समझे, अपनी सीमाओं को समझे, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सेपरेशन ऑफ पावर के नियम को पालन करना चाहिए, है ना, उसकी भावनाओं को मानना चाहिए, लोकतंत्र के दायरे में रहते ही काम करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के दायरे में संसद व विधायिका ही कानून बना सकती है, ना कि न्यायपालिका। इसलिए किसी भी कानून की संवैधानिक और असंवैधानिकता को तो चेक करे, हाँ या नहीं, पर उसका विकल्प ना दे दे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही? उसके बल्कि नया कानून ना बना दे, सही व गलत बता देगी, ये सही है ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो गलत बता दिया फिर नया कानून भी बना दिया। तो यही अंतर था, सही व गलत तो बनाओ लेकिन नया विकल्प ना बना दो। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक, इसी को कहा गया न्यायिक संयम, अर्थात संयम रखो, ठीक है। इसको समझिए आप, ठीक है, इस फिगर को समझिए। इसमें क्या कहा गया? ये है रिस्ट्रेंट, अर्थात देखिए ये क्या है, ये जज साहब हैं, बड़े शांत हैं, साथ में हाथ में क्या लिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं, अर्थात इसके दायरे में काम करना है। ये संविधान है अपना, ठीक है, ये संविधान है और इसके दायरे में हमें काम करना है, ना कि हमें इस तरह गुस्सा होकर काम करना है। ये है, ठीक है, एक्टिविज्म क्या ये कहिए? ओवर रीच है ना। ऐसा नहीं करना हमें कि मनमाने तरीके से काम करें। हमारा काम है किसी कानून की संवैधानिकता व असंवैधानिकता को चेक करना, हम बस उतना करेंगे। उसके बदले में इतना एक्टिव नहीं हो जाएंगे कि नया कानून ही बना दें, ठीक है। तो इसको कहा गया न्यायिक रूप से संयम रहो, अर्थात अपने आप को रोको, अपनी लिमिट है जो उसको ध्यान दो। आप ही हो संविधान के संरक्षण करने वाले, और खुद जब संविधान का संरक्षण नहीं करोगे तो क्या होगा? यही अवधारणा कराई न्यायिक संयम, जिसके तहत न्यायपालिका ने खुद को कहा कि भाई हमें अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए, हमें संसद के व कार्यपालिका के नियमों को नहीं करना, उसके कार्यों को नहीं करना चाहिए, ठीक। जैसे मैं एक फिगर और बताऊं इसके लिए, जैसे ये देखिए,
जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये एक फिगर है, इसमें देखिए 3 शाखाएं हैं, ठीक है। एक है जुडिशियरी, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव, और ये क्या है, ये आरई है। और जुडिशियरी के पास यही आ रही है, इसी को बोलते हैं PIL। और माना कि PIL का इतना ज़्यादा यूज किया कि अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को काट दिया, मतलब उसके कार्य भी करने लगी। मतलब मुझे कोई दिक्कत है, मैं जाऊँगा कि भाई मान लीजिए ऐसा हो जाए कि मुझे दिक्कत हो जाए पॉल्यूशन को लेकर, तो मैं जाके केस करता हूँ PIL के नाम पर, और केस ये करूँगा कि मेरे गाँव वालों को बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर खनन हो रहा है, ठीक है, और बहुत दिक्कत हो रही है, उससे आप बचाओ। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि नए पूरे नियम बना दे, है ना, कि ऐसे ऐसे खनन होगा, यहाँ यहाँ खनन होगा, यहाँ यहाँ नहीं होगा। अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि ये काम किसका था, नियम बनाना? नियम बनाना तो काम संसद का है ना, या विधानमंडल का है, लेकिन कौन बना रहा है? बना रहा है न्यायपालिका, है ना। जबकि संसद को क्या है, संसद में इस क्षेत्र का सांसद भी बैठा होगा, उसको यहाँ की जानकारी होगी, है ना। और ये भी जानते होगे आप कि संसद को कानून बनाने में विशेषज्ञता प्राप्त है। अगर संसद कानून बनाएगी तो कानून बड़ा अच्छा होगा, लेकिन न्यायपालिका को इतनी जल्दीबाजी थी कि उसी ने नियम बना दिया। और वो जो नियम बनाएगी वो क्या होगी, वो उसको यहाँ की कोई जानकारी नहीं होगी, है ना। उसने गलत तरीका भी, मतलब कानून भी गलत हो सकता है। तो इसलिए कहा गया कि भाई न्यायपालिका खुद को समझे, उसे पता होना चाहिए कि संसद का काम है ये सब कानून बनाना, और संसद ही अच्छे से कानून बना सकती है ना। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका कानून बनाए ये उचित नहीं है। इस कारण उन्हें न्यायिक रूप से जिम्मेदार बनना होगा, खुद को रोकना होगा। इसी को बोला गया जुडिशियल रेस्ट्रेंट, अर्थात न्यायिक संयम, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक। और न्यायपालिका से संबंधित बहुत से आधारभूत अवधारणाओं को हमने समझ लिया है। अब हम न्यायपालिका से संबंधित कहीं भी पढ़ेंगे, जो भी न्यूज़ पढ़ेंगे या जो भी हम फैक्ट पढ़ेंगे, अब हमें वो याद रहेंगे। धन्यवाद।